औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाय अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वोल्टेक सेल आर वी कैन से गैल्वानिक सेल, ठीक है। और फिर इसका हम एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे, डेनियल सेल। तो वोल्टेक सेल का यहाँ पे हम गैल्वानिक का भी मैं नाम डाल लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गैल्वानिक सेल, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है वोल्टेक एंड गैल्वानिक सेल। तो पहले हम इसकी कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि वोल्टेक सेल में बेसिकली होता क्या है या गैल्वानिक सेल में। तो द नंबर वन थिंग इज कि इसमें हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक तो ये हमारे पास इसमें मतलब कंसिस्ट करता है। सेकंड, इसमें जो मेन इसका पर्पस है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। नो, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहां पे हमारे पास मैकेनिकल या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो बैटरीज होती है, जो ड्राई बैटरीज होती है हमारे पास, हाँ अब कुछ समझ आ रहा है कि जो रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, जो वॉचेस में जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं, और यू कैन से कि हमारे पास जो इसमें क्या नाम है, रिमोट कंट्रोल में, वॉचेस में, कैलकुलेटर में, ठीक है, जो सेल इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देती है। एक इलेक्ट्रिकल सिटी इसमें प्रोड्यूस होती है, वो मैं आगे आपको कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके जो टू हाफ्स होते हैं, क्या होते हैं? थर्ड इसका हमारे पास है कि कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। मतलब ये कि टू पोर्शन इसके होते हैं, एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये मैं आगे आपको मतलब जब कंस्ट्रक्शन पे हम आएंगे तो आपको ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों हाफ सेल्स को जो है ना वो क्या कहते हैं? कनेक्टेड बाई एक्सटर्नल वायर, जो कि एज अ कंडक्टर काम कर रहा होता है, और इंटरनल सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। आपने लकड़ी का वो ब्रिज देखा होगा, कंक्रीट सीमेंट वगैरह का ब्रिज देखा होगा, आज आप सॉल्ट का भी ब्रिज देख लेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज होता है। अच्छा, एक साइड पे जो एक सेल का जो एक पोर्शन है उसमें जो रिएक्शन होता है तो वो उस सेल के ओवरऑल रिएक्शन का हाफ रिएक्शन होता है। ये डोंट वरी, ये आगे आपको बड़ा इजीली, पर आप कहें कि सर ये तो लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी। हाफ सेल रिएक्शन इज हाफ रिएक्शन ऑफ फुल रिएक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आगे आपको बड़ा इजी और बड़ा ही अंडरस्टूड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं जहां पे रिडक्शन होती है। देखिए द फाइनल पॉइंट के एट वन इलेक्ट्रोड, अब एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स enters and reduction take place, and on other electron leave
एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एक पे जब इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो लाजिमी बात है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहां से निकल रहे होंगे। ठीक है, वहां से निकल रहे होंगे। तो ये तो बड़ा ही जो है ना, इसके मतलब ये सिंपल बात आ जाती है कि जब एक साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन लीप कर रहे होंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन क्या है यहाँ पे? रिडक्शन यहाँ पे है बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए हमारे पास वोल्टेक या गैल्वानिक सेल क्या है? एक ऐसा सेल कि आप इसके पहले ये वाला सेंटेंस बेशक लिख लें कि जहां पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नंबर 1। सेकंड, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसके लिए हमें कोई मतलब रोल नहीं प्ले करना पड़ता आउटसाइड से। ठीक है, द थर्ड वन कंसिस्टेड ऑफ 2 हाफ्स। इसके जो ओवरऑल सेल के 2 हाफ्स अलग अलग पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन अलग होता है, दूसरा पोर्शन अलग होता है। उन दोनों पोर्शन को हमने एक एक्सटर्नल वायर के जरिए कनेक्ट किया होता है जो कि कंडक्टर होता है, जहां में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि मेटल वायर मोस्टली होता है। और सेकंड, इंटरनली इसको एक सॉल्ट ब्रिज की वजह से कंडक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का तो पूरा रोल मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब एक हाफ सेल का जो रिएक्शन होता है दूसरे हाफ सेल का रिएक्शन होता है। एक हाफ सेल में हमारे पास एनोड होता है तो जो एनोड का रिएक्शन होता है, दूसरे पे कैथोड में जो कैथोड का रिएक्शन होता है। दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके हम एक ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो इट मीन कि ये जो 2 हाफ्स होते हैं, एक पार्ट 1 एंड दूसरा पार्ट 2 या 1 एंड सेकंड, ये जो हाफ रिएक्शन होते हैं ये कंबाइन करके एक ही हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बनाता है। अब जब 2 हाफ्स होते हैं तो डेफिनेटली एक में भी इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे में भी इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इट मीन हमारे पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसको मतलब यह है कि लीप करेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जमा हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, टिक रहा है, जेब में डाल रहा है, खींच रहा है, तो वो हमारे पास वहां पे रिडक्शन हो रही है। तो इट मीन कि एक इलेक्ट्रोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको इसकी जो वर्किंग का तरीक़ेकार था वो बता दिया। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन पे और उसको फिर वहां पे हम लेबल कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। ओके, नाउ अब हम इसको प्रॉपर्ली मतलब ये है कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे मतलब ये पूरा सेल, अभी आपको ये जितनी भी चीज़ें मतलब मैंने लिखवाई है ये आपको बड़ी ही इजीली नज़र आ जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम इस सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं हंसना, आपको पता है कि मुझे डायग्राम्स इतने ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, या आप समझ लें कि बिल्कुल नहीं आते। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे आ गया, और एक इलेक्ट्रोड वहां पे आ गया। ठीक है, ये तो वो एक्सटर्नल। यहां पे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज होता है। अब मैं यहां पे लिख लूंगा कि ये मेरे पास है कॉपर, सॉरी यहां पे कॉपर सल्फेट नहीं, यहां पे हमारे पास है जिंक सल्फेट। तो इसको आप क्रॉस कर लें, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। और कितने हैं? तो ये सॉल्यूशन हमारे पास 1 मोलर और ये वाला सॉल्यूशन भी हमारे पास 1 मोलर। अच्छा, ठीक है, इस ओवरऑल को आप कंस्ट्रक्शन का वो नाम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का भी आप नाम दे सकते हैं। ओवरऑल जो ये टॉपिक हमारा हो रहा है, ठीक है, इसको आप ये नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज आ रहा है,
इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और ये वो एक्सटर्नल वायर है जो कि मेटल का होता है एंड कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल का होता है और कंडक्टर होता है। अब सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? इसमें हमारे पास सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास K2SO4 भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है और NaCl भी हो सकता है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी मतलब यह है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक में मोस्टली KCl का पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है। मैं प्रेफर करता हूँ पोटेशियम सल्फेट को, ठीक है। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसका मतलब ये कि क्या करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको फर्दर लेबल कर लेते हैं। तो फर्दर इसकी लेबलिंग क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये है एनोड, ठीक है। और ये है हमारे पास जिंक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारे पास जो जिंक आयन होते हैं, ठीक है, तो ये डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये हमारे पास है कैथोड और ये कॉपर का, ठीक है। और जो कॉपर डाई पॉजिटिव है वो डिपॉजिट होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड आ गए। क्या गए? दोनों इलेक्ट्रोड के एक साइड पे हमारे पास जिंक है और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? यस, दूसरे साइड पे हमारे पास कॉपर है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे कोई भी सॉल्ट लेते हैं तो ये मिक्स्ड होता है किस चीज़ के साथ? जेलाटिन के साथ। ये जेलाटिन के साथ क्यों मिक्स होता है? ये एक जेल बना लेता है जो कि न्यूट्रल काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? न्यूट्रल काम कर रहा होता है। इसका रोल क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सॉल्ट ब्रिज का मैं वहाँ पे फिर उसको लिखवाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जेलेटिन के साथ मिक्स होता है और ये एज अ जेल काम कर लेता है, ठीक है। इसमें एक और भी कंपाउंड डाल लेते हैं, लेकिन आप ये जेलेटिन वाला ही याद रखें। एक तो इसका ये काम होता है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता इस सेल के ओवरऑल रिएक्शन में। मैं वो सॉल्ट ब्रिज के साथ इसको लिखवा दूंगा, यहाँ पे जगह इतनी नहीं है, चलो मैं लिख लेता हूँ। ये तो पहला इसका रोल हो गया। सेकंड रोल क्या है? इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। इन सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन इसकी नहीं होती, ठीक है। ये तो इसका रोल आ गया है। अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि एनोड पे हमारे पास क्या होता है। तो एनोड पे बेसिकली यहां पे एनोड पे हमारे पास बेसिकली होती है रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन होती है। हाँ, रिडक्शन होती है। आप लोगों से पूछ रहा हूं, नहीं समझ आ रहा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों को इतना सिंपल मतलब ये है कि इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। यहां पे एनोड पे हमारे पास इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब इसको इस तरह जो है ना वो ये मिटा दें और यहां पे लिख लें ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। और यहां पे हमारे पास होती है रिडक्शन। ये स्टार्ट में इसलिए अपने पास लिखवाया करें ताकि फिर बाद में आप ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और आप भूल भी ना जाएं, क्योंकि इस डायग्राम के ही आपको वो मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब यहां से हम फर्दर इसको कैसे लेबल कर सकते हैं? ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो इसकी जिंक की जो साइज है, जिंक इलेक्ट्रोड साइज डिक्रीजिंग, क्या होगी? डिक्रीजिंग, ठीक है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी साइज डिक्रीज होगी और इसकी जो साइज है कॉपर कैथोड साइज वेल इंक्रीजेस, क्योंकि यहां से ये जो हमारे पास जिंक है, ठीक है, ये इसको आपने गौर से देखना है। ये जो हमारे पास जिंक है, जब ये जिंक अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज कर लेता है, क्या कर लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर लेता है,
तो ये जिंक फिर इसका पार्ट नहीं रहता। मतलब ये कि ये जो फिर आयन है ना, ये इस इलेक्ट्रोड का पार्ट नहीं रहता। आपने गौर से इसको मतलब ये कि सुनना है, जब ये जिंक इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो ये फिर इस इलेक्ट्रोड का पार्ट नहीं रहता। तो जब ये इस इलेक्ट्रोड का पार्ट नहीं रहता तो इसी तरह हमारे पास जिंक में जो वो डिक्रीज आएगा तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रोड में ही डिक्रीज आएगा। क्योंकि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये 5 फिंगर्स हैं, अब आई डोंट नो ये एग्जांपल सही है नहीं है, लेकिन अब मेरे जहन में यही आ रहा है, 5 फिंगर है। हम कहते हैं कि जिस फिंगर को लेट्स सपोज एक खेल हो रहा है कि भाई आपने जिस फिंगर को टच किया वो फिर काउंटिंग में शुमार नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि वो भाई मैंने इस फिंगर को टच किया, अब ये काउंटिंग में नहीं आ रहा, तो पहले 5 थे अब 4 थे, फिर इसको टच किया ये भी काउंटिंग में नहीं आ रहा, फिर इसको किया ये भी काउंटिंग में नहीं आ रहा, इसको किया ये भी काउंटिंग में नहीं आ रहा। तो मतलब ये कि जो इसका पार्ट नहीं रहता वो काउंटिंग में नहीं आता। तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो साइज है उसमें डिक्रीज आएगा। क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। अच्छा, ये तो हमारा यहां पे मतलब यहां तक आ जाता है। अब एनोड पे बेसिकली होता क्या है? एनोड पे बेसिकली हमारे पास होता ये है कि यहां पे अगर हम लिख लें कि 8 एनोड, ठीक है। तो एनोड पे मैंने आपसे बात की कि एनोड पे तो एक हमारी होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। लेकिन इस पे जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो क्या होता है? तो रिएक्शन यहां पे हमारे पास जिंक, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, +2 एंड +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये मैं यहां से अगर मिटा दूं तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी कि ई ऑक्सीडेशन, तो इसकी जो वैल्यू है 0.762, ये मेरे पास इसकी वोल्ट में आ गई ये वैल्यू। क्या? ये वोल्ट में मेरे पास इसकी वैल्यू, जगह कम है तो इसलिए मैंने यहां पे लिखी, ठीक है। ये तो मेरे पास इसकी, अब यहां पे ये ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पे आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहां पे आ रहे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? इसने N2 लूज किया, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ये मैं ओवरऑल रिएक्शन में फिर आपको लिखवा देता हूं, डोंट वरी। तो फिर हम कहेंगे कि चलो यहीं पे लिख लेते हैं कि कैथोड पे ये तो पहला आ गया, दूसरा कि 8 कैथोड, तो कैथोड पे हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन। कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है, ठीक है। अब वहां पे जो रिडक्शन होती है उसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो उसका रिएक्शन कि ये है कि कॉपर +2 इक्वस फॉर्म में है, ये भी इधर इक्वस फॉर्म में है क्योंकि आयन सारे इक्वस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आया कॉपर। क्या आया? कॉपर। तो इसका जो ई रिडक्शन है उसकी वैल्यू है 0.34 है, आई थिंक सो 0.34 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। कि एनोड पे हमारे पास जो आ रहा था ऑक्सीडेशन, तो उसका भी रिएक्शन मैंने लिख लिया। जिंक मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आयनिक फॉर्म में आएगा तो ये इक्वस हालत में होता है, क्योंकि आयन कभी भी सॉलिड हालत में या लिक्विड हालत में नहीं होते, वो आपके पास इक्वस फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये भी इक्वस फॉर्म में है, और ये जो मेरे पास अब यहाँ पे कॉपर है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में है। क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह जो मैंने कहा था कि मतलब जो जिंक पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो जिंक इस इलेक्ट्रोड का पार्ट नहीं रहेगा। इस तरह जब ये रिएक्शन होते हैं, अब ये हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन 1 एंड हाफ रिएक्शन 2। तो जो मैंने बात की थी कि इस चेंबर का ये वाला रिएक्शन है और इस चेंबर का ये कैथोड वाला रिएक्शन है, तो ये दोनों रिएक्शन कंबाइन होकर एक रिएक्शन बनाते हैं। मतलब ये है कि जो हर एक हाफ पोर्शन का रिएक्शन है वो पूरे रिएक्शन का हाफ हिस्सा है। आज समझ में बात, जो हमने एक लंबी से पॉइंट मतलब मैंने आपको लिखवाई थी। तो ये वो 2 हमारे पास हाफ रिएक्शन है। इससे एक अब हम ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ओवरऑल रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आपको सॉल्ट ब्रिज का थोड़ा सा रोल बता देता हूं कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे कि क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि सॉल्ट ब्रिज क्या रोल यहां पे प्ले करता है। सॉल्ट ब्रिज यहां पे क्या रोल प्ले करता है? तो सॉल्ट ब्रिज का ये जो रोल हमारे पास आ रहा है, तो एक तो ये है कि सॉल्ट ब्रिज में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा? वो इनर्ट होगा। सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट
इनर्ट होगा। क्या होगा? इनर्ट होगा। ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास होगा, जो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास होगा, नंबर 1। सेकंड हमारे पास ये है कि ये आयनिक मोबिलिटी इसकी सेम रहती है। क्या होगी? आयनिक मोबिलिटी। ये आपने बड़े गौर से सुनना है कि और समझना है कि इसका क्या मतलब है। आयनिक मोबिलिटी यहां पे मेरा मतलब यह है कि अगर हम पोटाशियम सल्फेट को ले लें तो पोटाशियम सल्फेट में हमारे पास ये जो K+2 है और सल्फेट -2, ये जो 2 आयन्स है, जितनी स्पीड से हमारे पास ये पॉजिटिव आयन कैटायन मूव कर रहा है उतनी ही स्पीड से हमारे पास ये सल्फेट आयन भी मूव कर रहा है। मतलब ये है कि इन दोनों आयन्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी इसकी सेम रहती है। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका सेकंड हो गया है। ठीक है, थर्ड क्या होगा? थर्ड इसका हमारे पास आता है कि ये कंप्लीट करता है किस चीज को? इंटरनल सर्किट को। ये कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को। एक्सटर्नल को तो वो वायर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इंटरनल सर्किट को ये सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। थर्ड। फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारे पास ये है कि ये बैलेंसिंग करता है किस चीज की? चार्ज की। चार्ज की ये बैलेंसिंग करता है। ठीक है, और फिफ्थ क्या करता है? फिफ्थ ये करता है कि ये लिक्विड की जो हमारे पास लिक्विड की जो हमारे पास जंक्शन आती है, क्या है? लिक्विड की जो जंक्शन आती है, या इसको मैं अगर स्टार्ट करूं कि अवॉइड लिक्विड जंक्शनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके कोई 5 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये मेरे पास इसके 5 पॉइंट्स आ गए। अब यहां पे ये एक सवाल उठता है, ये तो चलो सॉल्ट ब्रिज की जो रोल है वो यहां पे आ गया। यहां पे ये एक सवाल उठता है कि ये भी पॉजिटिव है, कॉपर भी पॉजिटिव है, तो फिर जिंक से इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों आते हैं? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन कि आप मुझे बताएं कि सर जिंक ही क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर क्यों नहीं लूज करता? तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक, ठीक है, या जिंक लिख ले या Zn लिख लें, Zn हैज लो पोटेंशियल टू पिक इलेक्ट्रॉन। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की पिक करने की सलाहियत है वो बहुत ही कम है। वो क्या है? वो बहुत ही कम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कोई बताए तो वो ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम है। वन की 1.6 है और दूसरे की 1.7 है, उसमें कोई सच इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसका जो बेसिकली वर्किंग आता है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये मेरे पास ये जो एनोड है, तो ये इसको मैं यहां पे लिख लूंगा कि ये मेरे पास नेगेटिव एनोड है। क्या है? नेगेटिव है। और ये जो मेरे पास यहां पे कैथोड है, किधर यहां पे मैंने लिखा है, तो ये कैथोड मेरे पास क्या है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो कैथोड है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो एनोड है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैंने आपको बता दिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होता है। ठीक है, चेंज होता है। वोल्टिक में ये उससे चेंज होता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक और गैल्वानिक सेल ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कैथोड एनोड वाला कैसा है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहां तक मेरे ख्याल में आपको अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक पूरी सेल है, ये हाफ पोर्शन है और ये हाफ पोर्शन है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, यहाँ पे इस सोल्यूशन का और इस सोल्यूशन का, इनका क्या रोल होता है। ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। ये फिर इसके मैंने रिएक्शन लिखवा दिए। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज का रोल होता है वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसके बाद मैं जब ये दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करता हूँ और उन दोनों रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे तो वो मैं इसके बाद बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये अगर हम पूरी बात कर लें तो ये हमारे पास है, सॉरी मैंने वहीं इलेक्ट्रोलाइट पे जा रहा हूँ, वोल्टिक सेल। ठीक है, ये वोल्टिक सेल है और वोल्टिक सेल में ये डैनियल सेल की एग्जाम्पल है, ये डैनियल सेल की एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास
तो ये तो यहाँ पे आ गया है कि किस तरह हम इन सेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको रिएक्शन भी इसका लिखवाना है और फिर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा कि आप किस तरह एक पूरे मतलब इक्वेशन से अपने लिए सेल नोटेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको सेल नोटेशन दिया जाए तो उससे आप पूरा रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आ जाता है तो फिर आपको वो सॉल्व करना आता हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइज अभी हम पढ़ते हैं सेल नोटेशन का। सेल नोटेशन क्या है? सेल नोटेशन बेसिकली जो हमने टू रिएक्शंस लिखवाए इसी को अभी हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने से फिर हमारे पास जो नेट रिएक्शन आता है उसकी हम एक नोटेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दोनों रिएक्शन है कि Zn सॉलिड फॉर्म में, Zn इक्वस फॉर्म में +2 and 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली कॉपर हमारे पास है कि कॉपर +2 इक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली इट गिव अस व्हाट? कॉपर सॉलिड फॉर्म में। वैल्यूज़ मैंने आपको मतलब ये कि लिखवाई थी कि इसके जो ई ऑक्सीडेशन है वो हमारे पास है 0.762 वोल्ट, और इसका जो ई रिडक्शन है वो हमारे पास है कितना? 0.34 वोल्ट। ठीक है, अभी हम इसको जब कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, सो जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर इक्वस फॉर्म में, इट विल गिव अस जिंक डाई पॉजिटिव इक्वस फॉर्म में एंड प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये इसका रिएक्शन। अब सेल नोटेशन में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सेल नोटेशन में हमारे पास 2 हाफ्स होते हैं। ठीक है, 2 हाफ्स होते हैं। अब ये जो मेरा लेफ्ट साइड होगा वो एनोड होगा, और जो मेरा राइट साइड होगा वो क्या होगा? वो कैथोड होगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा जिंक। अब जिंक क्या से क्या बना है? तो जिंक सॉलिड से बना है इक्वस फॉर्म में +2। सोल्यूशन कितना था? 1 मोलर का था। ये आ गया है मेरे पास। ये जो डबल लाइन होते हैं ये सॉल्ट ब्रिज के होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया पोर्शन पूरा किस चीज़ का? एनोड का। अब उस साइड पे मैं लिखूंगा कैथोड। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास सेल, तो वो मेरे पास आया था कि कॉपर डाई पॉजिटिव इक्वस फॉर्म से कॉपर सॉलिड फॉर्म में, और 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ओवरऑल मेरे पास इस रिएक्शन की फिर वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो आप इसको 8 कर लें। 8 करने से मेरे ख्याल में कोई आता है 1.10 वोल्ट। ये मेरे पास इसकी नेट वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास सेल नोटेशन आ गया। क्या आ गया? सेल नोटेशन। ठीक है, तो ये आप इसका मतलब ये है कि वो ये नोट कर लें। इसके बाद में आपको फर्दर कि एक नोटेशन से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एक रिएक्शन का हम नोटेशन कैसे लिख सकते हैं, ये फिर इसके बाद आगे, ताकि वो एग्जाम्पल आपको मतलब ये कि अच्छी तरीके से याद हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखवाऊंगा, और उन रिएक्शंस के हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर नीचे, उसी के लिए हम इसी तरह नोटेशन वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन आपके सामने रखता हूं कि Fe, तो Fe मेरे पास है 0। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, सॉलिड। ठीक है, और ये मैं कर रहा हूं कॉपर डाई पॉजिटिव। रिएक्शन डेफिनेटली जब ये होंगे आयनिक फॉर्म में होंगे तो ये क्या होंगे? ये हमारे पास ऑब्वियसली आएंगे एक्वस फॉर्म में। ठीक है, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था। Fe+2, तो ये भी इक्वस फॉर्म में होगा, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में। अब इस रिएक्शन का नोटेशन हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये 0 है, इसका 2 है। मतलब ये कि 0 से 2 पे गया है, तो ये हमारे पास हुए ही ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब इसका देख लें, ये मेरे पास +2 से 0 पे आया है, तो ये हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। अच्छा, अब सेल नोटेशन में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मेरा इस साइड पे होगा वो मेरा एनोड होगा, और उस साइड पे मेरा क्या होगा?
वो कैथोड होगा। तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इस रिएक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Fe सॉलिड, ठीक है, और ये Fe सॉलिड से सॉरी आया है Fe डाई पॉजिटिव इक्वस में सॉल्ट ब्रिज, और ये कॉपर डाई पॉजिटिव इक्वस से गया है कॉपर सॉलिड में। तो ये इसका नोटेशन आ गया है, ठीक है। एक और रिएक्शन भी चलो हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास, थोड़ा सा टफ रिएक्शन करते हैं, -2 इक्वस फॉर्म में प्लस इसके साथ क्या है, इसके साथ आयरन डाई पॉजिटिव है, ये भी इक्वस फॉर्म में है, ठीक है। वो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। क्रोमियम +3 इक्वस फॉर्म में, और ये आयरन क्या है, तो ये +2 से +3 पे गया है इक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है एक रिएक्शन। इसका नोटेशन अब मैं कैसे लिखूंगा? तो सबसे पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास हो, इसका किस तरह मतलब कहाँ पे चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो चेंजेस के लिए मैं देखूंगा कि ये मेरे पास, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि ये क्रोमियम मेरे पास यहाँ पे +6 था, तो +6 से ये +3 पे गया है, +6 से ये +3 पे गया है। इसका मतलब ये कि इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। और ये +2 से +3 पे गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इसका +6 आता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये है कि फिर इजीली आ जाएगा। इसको आप 2 इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आपको इस तरह के मुश्किल में मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और मल्टी एटम्स में निकालना मुश्किल होगा, तो आप पहले अगर आयरन का मालूम करेंगे, तो अगर इसका आपने कहा कि ये तो बड़ा सिंपल है कि 2 से 3 पे गया है, ऑक्सीडेशन हुई है, तो डेफिनेटली दूसरी हमारे पास क्या होगी, वो रिडक्शन होगी। अब वही तरीका है कि इस साइड पे मेरे एनोड आएगा और उस साइड पे मेरे कैथोड आएगा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास है +2 इक्वस फॉर्म में, ये +3 इक्वस फॉर्म में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पे Cr2 और 7 इक्वस फॉर्म में, ये गया है C3 इक्वस फॉर्म में। ये मेरे पास इसका नोटेशन आ गया। क्या गया है? सेल नोटेशन। अब मैं आपको लिखवाऊंगा कि ऐसे नोटेशन से हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ये अभी मैं आपको इसके 1-2 और एग्जांपल करवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब हम मतलब ये है कि इसी तरह सेल नोटेशन से रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि हमारे पास सपोज करें यहाँ पे लिख लें कि हाउ टू राइट क्या अ सेल रिएक्शन, अ सेल रिएक्शन, ठीक है। ये अब मेरा मतलब क्वेश्चन आ गया है। मुझे एक नोटेशन दिया गया है कि प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, डॉट H2 गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे बहुत अहम चीज़ें आने वाली है, ठीक है। H2 गैसियस फॉर्म में, H पॉजिटिव इक्वस फॉर्म में, फिर सॉल्ट ब्रिज SnO4 इक्वस फॉर्म में, ठीक है, और Sn+2 डाई पॉजिटिव इक्वस फॉर्म में, और प्लैटिनम सॉलिड में। मुझे कहा जा रहा है कि इसका आप रिएक्शन लिख लें। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास है एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होनी है, और ये मेरे पास है कैथोड जहां पे रिडक्शन होनी है, ठीक है। ये तो मुझे पता है। अब मैंने यहां से रिएक्शन कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि एट एनोड ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाला अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पता है कि यहां पे मेरे पास 0 से ये आया है प्लस में, 0 से ये आया है प्लस में। तो सबसे पहले मैं ये रिएक्शन लिखूंगा कि H2 गैसियस फॉर्म से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को इस तरह लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास है कैथोड, 8
कैथोड, ये मेरे पास है रिडक्शन। अब रिडक्शन का जो मैं रिएक्शन लिखूंगा तो रिडक्शन में मैं कहूंगा कि SN4 से ये SN2 पे आया है। इट मीन कि SN4 से इक्वल से प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये SN2 पे आया है इक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब इस ओवरऑल प्रोसेस में इसको आप देखें और इसको देखें, ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास N = 2 मोल्स आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। कितने हुए हैं? जिस तरह हमने कहा था कि वहां पे हमारे पास डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, यहां पे भी इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो गई। तो N = 2, ये आप इसके साथ लिखा करें। क्या करें? इसके साथ लिखा करें। अब इसका आप नेट रिएक्शन मालूम करें। तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और नेट रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा? तो नेट रिएक्शन में हमारे पास इसका आ जाएगा कि H2, ठीक है। अब देखिए ना, H2 प्लस SN4, देखें H2 गैसियस फॉर्म में प्लस SN4 इक्वस फॉर्म में, ये हमें देंगे 2H पॉजिटिव इक्वस फॉर्म में प्लस 2 इक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इससे। अब यहां पे जो मैं बहुत ही एक अहम चीज करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं इसका रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? रिएक्शन कोशेंट, ये मैं लिखना चाह रहा हूं। तो अब रिएक्शन कोशेंट में इसका कैसे लिखूंगा? तो रिएक्शन कोशेंट के लिए आपने हमेशा एक चीज याद करनी है कि रिएक्शन कोशेंट में हम हमेशा क्या लिखते हैं? हम हमेशा लिखते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड होता है, ठीक है, जो यूनिट मोलरिटी होती है उसको हम काउंट नहीं करते। इसमें हम ओनली काउंट करते हैं किस चीज़ को? जो इक्वस फॉर्म में होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं जो सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे आप देख ले कि इसको मैं कैसे मतलब ये कि फर्दर कर सकता हूँ। तो रिएक्शन कोशेंट में मेरे पास आ जाएगा कि QC दैट इज इक्वल टू, तो इसमें हम सबसे पहले किसको लेते हैं? प्रोडक्ट को लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को लेते हैं। तो H पॉजिटिव 2 और ये मेरे पास SN+2 डिवाइडेड बाई P H2 और ये मेरा आ गया SN+4। अब मैंने PH2 क्यों लिखा? PH2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये P का मतलब ये है प्रेशर। क्या? पार्शियल प्रेशर, ये मैंने इसलिए लिखा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास ये वाला गया। अब मैं फाइनल आपको एक रिएक्शन करवाता हूं जो कि बिल्कुल फाइनल वन है, ठीक है, और उसी रिएक्शन पे मतलब ये कि हम वाइंड अप करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक फाइनल रिएक्शन करवाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें हम थोड़ी सी बैलेंसिंग पे काम भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन मेरे पास है कि वही प्लैटिनम है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और ये प्लैटिनम क्या कर रहा है? प्लैटिनम मेरे पास आ रहा है, इसकी कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। ये सॉरी Fe+2 Fe+3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया है ब्रिज, ठीक है, और इसी ब्रिज से अब मेरे पास है Cr2 और 7-2 और साथ में हम लिख लेंगे ठीक, और ये प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब इससे मैं रिएक्शन तो वही तरीकाकार है, ठीक है, ये हमारा आ जाता है एनोड, ये हमारा आ जाता है कैथोड, ठीक है। अब एनोड पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, यस, ठीक है, उसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसके तो बड़ा सिंपल है कि आप देख लें तो इस रिएक्शन में हमारे पास, ठीक है, ये इसकी मतलब +2 से +3 में ही जा रहा है। क्या हो रहा है? +2 से ये +3 में जा रहा है, तो लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि Fe+2 इक्वस फॉर्म में Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये आ जाएगा Cr2 और 7-2 इक्वस, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया Cr+3 इक्वस। तो यहाँ पे ये कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो
2 क्रोमियम है तो लिहाजा ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का केस आएगा। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो 2 हमारे पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास फिर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि +6 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे मैंने एरो लगा लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट आता है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको मैं 2 क्रोमियम कर लूँगा, क्या कर लूँगा, 2 क्रोमियम कर लूँगा। इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, यहाँ पे देगी और यहाँ पे भी देगी, लिहाजा मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएंगे 6Fe+2, ठीक है। यहाँ पे प्लस Cr2O7 -2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्रॉस हो गए, ठीक है। ये मेरे पास 6Fe+3 एंड +2Cr+3 इक्वस ये मेरे पास अब इसका जो है ना वो बेसिकली रिएक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है। अब इसका मैं रिएक्शन क्वोशंट कैसे लिखूंगा, तो इसकी बैलेंसिंग अभी भी थोड़ी रहती है मेरे पास, क्यों, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब थोड़ा यहाँ पे मुझे मतलब और फर्दर काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि एसिडिक मीडियम है, ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में। किस चीज़ में, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में मैं इस ऑक्सीजन को इस साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 7H2O लगा लूँगा, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे 14H+ को लगा लिया। तो अब ये रिएक्शन मेरे पास बिल्कुल बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। लिहाजा अब इसका मैं जो QC लिख सकता हूँ, तो QC मैंने आपको बता दिया कि हम पहले प्रोडक्ट साइड को लिख लेंगे कि Fe+3 अच्छा, तो अब मेरे पास ये मतलब ये है कि जब मैं इसको लिखूंगा तो इसमें जो हमारे पास सॉलिड और वो होंगे लिक्विड, अब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम काउंट नहीं करते। लिहाजा अब नीचे मेरे पास आ जाता है क्या, 6Fe+2 और ये आ जाएगा Cr2O7 -2, ठीक है। और ये H+14, क्योंकि इसको तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस लिक्विड फॉर्म को हम इसमें काउंट नहीं करते। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द डैनियल सेल, कि किस तरह डैनियल सेल काम करते हैं, और फिर मैंने आपको इसके साथ मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी दिए। होपफुली आपको समझ आ गया। अगर फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।